शुरुआत करते हैं कोरोना हेल्थ बुलेटिन के साथ। प्रदेश में लगातार कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है और बीते 24 घंटे की बात करें तो रविवार को 1115 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना से 7 मरीजों की मौत भी हुई। रायपुर में सबसे अधिक मरीज मिले हैं रविवार को। रिकॉर्ड 518 नए मरीजों की पुष्टि हुई है रायपुर से। तो वहीं बिलासपुर से 102 मरीज और राजनांदगांव से 82 मरीज मिले हैं। और इस तरह छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 29,861 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए दी है। भूपेश बघेल ने ट्विटर पर लिखा है कि मेरे ओएसडी और पीएसओ कोरोना की चपेट में आए हैं। मेरी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है, लेकिन मैं एहतियातन अगले 4 दिन तक आइसोलेट रहूंगा। संकट का समय है, सभी लोग सावधानी बरतते रहें। इससे पहले भी कुछ कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने की वजह से सीएम और उनके परिवार के लोगों ने कोरोना जांच करवाई थी। फिलहाल मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब जेईई और नीट की परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों तक राज्य सरकार पहुंचाएगी। इसको लेकर रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को बस, मिनी बस, जीप जैसे वाहनों का बंदोबस्त करने को कहा है। हर जिले से बच्चों को उनके परीक्षा केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने का जिम्मा प्रशासन का होगा। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो अपने साधन से भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। इस पहल का फायदा ग्रामीण इलाकों के उन बच्चों को ज्यादा मिलेगा जिन्हें दूसरे शहरों में परीक्षा के लिए जाना है। भूपेश बघेल के निर्देश के मुताबिक सभी जिला कलेक्टर इसके लिए जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। प्राइवेट बस ऑपरेटर से बस ली जाएगी और बच्चों को ये सुविधा फ्री में मिलेगी। परीक्षा बता दें आपको 1 सितंबर से आयोजित की जा रही है और इसलिए परीक्षार्थियों के लिए बसें 31 अगस्त तक चलाई जाएंगी। राज्य में लगभग 13,500 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 5 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के लिए अलग अलग प्रदेश भर में। राज्यों को केंद्र से जीएसटी की क्षतिपूर्ति नहीं देने के मुद्दे पर पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। छत्तीसगढ़ का 2,828 करोड़ रुपए बकाया है। अब इसे बकाया राशि के लिए राज्य सरकार ने केंद्र पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हुई केंद्र के साथ जीएसटी मंत्रियों की बैठक में राज्य सरकार को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति राशि का मुद्दा जोर शोर से उठा। अब इस पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना संकट में इस क्षतिपूर्ति की राशि को बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस मुखर है। इसमें छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है, क्योंकि उसे भी केंद्र से करीब 2,800 करोड़ रुपए लेने हैं। इस राशि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। कर्ज लेकर ये राशि देने की मांग कर दी है। ये सीधे सीधे जो देश की संसद द्वारा जीएसटी एक्ट पारित किया गया है उसका उल्लंघन है। ये संघीय ढांचे को तोड़ने की भाजपा की केंद्र सरकार की कोशिश है। और एक ओर भाजपा की केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है राज्य सरकारों को, दूसरी ओर राज्य सरकार को कहती है कि आप लोन ले लीजिए। केंद्र की मोदी सरकार क्यों नहीं लोन लेके ये पैसा दे देती। उधर इस मसले को कोरोना संकट काल में उठाए जाने से बीजेपी को ऐतराज है। बीजेपी का कहना है कि अभी आर्थिक स्थिति केंद्र और राज्य दोनों की डामाडोल है। ऐसे में इस राशि के लिए दबाव की राजनीति करना उचित नहीं। केंद्र की सरकार ऐसे कोविड के संकट के समय पर पूरे देश की व्यवस्था को संभाल रही है, पूरे देश को राहत पहुंचा रही है। और ऐसे समय पर हम सबको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार के पास से पैसे होंगे तो वो क्यों नहीं, उसको देना पड़ेगा। अगर पैसों की कमी होगी तो हमको भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा। खाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। कोरोना संकट काल में अपनी कई योजनाओं के लिए राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज की सीमा कुल बजट के 50% को पार कर चुकी है और इस वजह से करीब 380 करोड़ का अतिरिक्त खर्च ब्याज के रूप में राज्य सरकार को बढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे में जीएसटी से मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि
राज्य सरकार के लिए संजीवनी साबित हो सकती थी। यही वजह है कि केंद्र की नीतियां छत्तीसगढ़ सरकार के निशाने पर हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। रायपुर से खबर, जहां जमीन पर महिला की डिलीवरी के मामले में अस्पताल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जारी करते हुए वास्तविकता की जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल से, बता दें आपको, बाहर निकाला था। डिलीवरी के बाद महिला और बच्चे को वार्ड में ले गए थे, हालांकि वापस। कालीबाड़ी जिला अस्पताल का ये मामला है। इधर कोरबा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोरोना मरीज के शव के अंतिम संस्कार को लेकर विरोध हुआ था। बालको थाना क्षेत्र के दैहानपारा में शव जलाने का विरोध कर रहे थे। कोरोना मरीजों के शव दूसरी जगह जलाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत पचपेड़ी के गौठान में 9 मवेशियों की मौत के मामले में बताया जा रहा है। पचपेड़ी के गौठान में ग्राम पंचायत के निर्देश पर 35 गायों को पिछले 4 दिनों से रखा गया था। गौठान में बारिश से गोवंश को बचाने के लिए कोई साधन भी नहीं। लगातार हो रही बारिश के बाद भी पंचायत ने गौठान में खुले आसमान के नीचे रखे गए मवेशियों की सुध नहीं ली गई। लिहाजा 3 दिनों तक गोवंश खुले आसमान के नीचे पानी में भीगते रहे, भूखे प्यासे इधर से उधर भटकते रहे, जिससे उनकी मौत हो गई। इधर गायों की मौत के मामले को पंचायत दबाने की कोशिश में लगा हुआ था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद ये मामला उजागर हुआ। पूरे मामले में मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल उठाए हैं। गायों की लगातार मृत्यु हो रही है। मैं मृत्यु नहीं कहूंगा, इसको गौहत्या कर रहे हैं। मेरा आरोप है इस बात का। 47 गायें पिछले समय में दम घुट के मरी। कल 7 गायों का गोठान के अंदर में मृत्यु हुई है। आज 7 गायों की और मृत्यु हुई है। गोठान जो है वो एक गायों के लिए एक व्यवस्था कायम नहीं हुई है, वो शमशान बन गया। तो ये जो सरकार जो है और पंचायतों को मजबूर किया जा रहा है। 14वें वित्त आयोग का पैसा गोठान में खर्च करो, मनरेगा का पैसा गोठान में खर्च करो, 15 वित्त आयोग का पैसा आया गोठान में खर्च करो। आखिरकार सरकार जो है वो क्या चाहती है? और कांग्रेस का गोठान प्रकोष्ठ बना दिया। जो उसके अध्यक्ष बने हैं, जो समिति बनी है, वो कांग्रेस के लोगों को बना दिया है और उन लोग को पैसा दे रहे हैं 40,000। कर क्या रहे हैं? इधर दिल्ली ने बंदरों को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाई है, मदद मांगी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ से एक्सपर्ट दिल्ली जा सकते हैं। हर बंदर को पकड़ने के लिए 2400 रुपये का भुगतान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम ने पीसीसीएफ को पत्र लिखा है। इसमें बंदरों को नियंत्रित करने में छत्तीसगढ़ ने जो कामयाबी हासिल की है, यही कारण है कि दिल्ली ने छत्तीसगढ़ की मदद मांगी है। बाकायदा इसके लिए भुगतान भी किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने छत्तीसगढ़ से मदद मांगी है। बस्तर के नगरनार में बन रहे एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण का फिर से विरोध शुरू हो गया है। मोदी सरकार के फैसले पर सियासत गरमाई हुई है। बस्तर के सांसद दीपक बैज ने किसी भी कीमत पर निजीकरण नहीं होने देने की बात कही है। सांसद ने यह भी कहा है कि एनएमडीसी प्रबंधन को इस शर्त पर जमीन दी गई थी कि बस्तर की संपदा का यही इस्तेमाल हो, लेकिन केंद्र सरकार बस्तर के साथ छलावा कर रही है। वैसे इस सिलसिले में शनिवार को भी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बस्तर के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर रखा गया है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार बस्तर के खनिज संपदा को लूटने का काम कर रही है, बड़ी उम्मीद के साथ हमारे बस्तर की जनता ने जमीनें दी है उद्योग लगाने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार ने बस्तर की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है और उसको निजीकरण का काम कर रही है। इसके लिए हम लोग निजीकरण नहीं होने देंगे।
इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सड़क से लेकर लोकसभा तक इसका लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ती स्कूल फीस पर अब लगाम लग सकेगी। विधानसभा में फीस नियामक कानून पास होने के बाद स्कूल फीस के बढ़ने की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने कदम उठा दिया है, लेकिन इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को लेकर लगातार आ रही शिकायतों पर सरकार ने लगाम लगा दी है। छत्तीसगढ़ में फीस तय करने के लिए फीस नियामक कानून बन गया है। कानून के तहत 3 प्रकार की कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है, जिनके सुझावों के आधार पर ही निजी स्कूल फीस तय कर सकेंगे। 3 कमेटियों की बात करें तो एक स्कूल स्तर पर, दूसरी जिला स्तर पर और तीसरी राज्य स्तर पर बनाई जाएगी। जो विद्यालय अभी संचालित हैं वो 1 महीने के अंदर कितना फीस होगा उसका पूरा लेखा जोखा करके और समिति के सामने रखेंगे कि हमारे इस साल का इतना हमारा फीस उसमें रहेगा। और जो विद्यालय बाद में संचालित होंगे तो वो जब संचालित होंगे वो 6 महीने विद्यालय खुलने से 6 महीने के भीतर वो अब उसको कितना हमारा फीस रहेगा उसका पूरी मांग पत्र वो समिति के सामने रखेंगे। समिति पूरी छानबीन करेगी और छानबीन करने के बाद वो फीस का स्ट्रक्चर वहाँ पर स्थापित होगा। अगर उसके बाद जो फीस अभी जो लिया जा रहा है उसमें अगर किसी को बढ़ोतरी करना है तो केवल 8% तक फीस की बढ़ोतरी कर सकता है। ये कानून पास तो हो गया है, मगर बीजेपी को इसमें कई पेंच फंसे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को शक है कि इस कानून का लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा। बृजमोहन अग्रवाल का तो आरोप है कि इस कानून के जरिए सरकार प्राइवेट स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। फीस नियामक होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर यह कहीं फीस नियामक आयोग और उसके जो सदस्य हैं वो कहीं ब्लैकमेलिंग करके भ्रष्टाचार का केंद्र नहीं बन जाए। जो 3 समितियां बनाई हैं, मुझे लगता है कि 3 समितियां बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और जब हम अभिभावकों को रख रहे हैं उसमें, तो कलेक्टर द्वारा नॉमिनेट लोगों को रखने की क्या आवश्यकता है। तो ये जो है ये बैकडोर से राजनीतिक लोगों की नियुक्ति कर और उसके माध्यम से शिक्षण प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को ब्लैकमेलिंग का मामला है। फीस को नियंत्रण करने का जो उद्देश्य है या फीस को नियामक करने का उद्देश्य है उसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु जिस प्रकार से समितियां बनाई जा रही है उसका उद्देश्य गलत है। ये तो रही सियासत की बात, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि फीस नियामक कानून में प्रावधान क्या क्या है। स्कूल के वार्षिक शुल्क में बढ़ोतरी की सीमा अधिकतम 8% होगी। स्कूल स्तरीय समिति में प्रबंधन और अभिभावकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्कूल का प्रबंधक ही समिति का अध्यक्ष होगा। जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्य शिक्षाविद, कानूनविद और लेखाधिकारी भी होंगे। राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री करेंगे। निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूलने पर 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान भी है, या ली गई फीस का 2 गुना जुर्माना देना होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर मुंगेली में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं पथरिया सरगांव क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव के लोग बाढ़ में फंस गए। बाद में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद प्रशासन और एसडीआरएफ बिलासपुर की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लगातार लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से निकालकर सुरक्षित जगह पर छोड़ा जा रहा है। अभी तक 80 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, तो वहीं बचाव कार्य भी लगातार जारी है। चलिए स्टार्ट करिए। मदगो द्वीप क्षेत्र में जो मंदिर है उसमें कल से मंदिर के पुजारी अपने परिवार सहित 6 लोग फंसे थे, जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया है। साथ ही साथ जो पड़ियाडी गांव है वहाँ 426 की जनसंख्या है, उसमें भी चारों तरफ पानी लगातार बढ़ रहा था। ये शिवनाथ नदी के किनारे का हिस्सा है जिसमें लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और अब तक लगभग 80 लोगों को निकाला जा चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी से करीब 67 किलोमीटर दूर बेमेतरा में 3 गांव टापू बने हुए। यहां पर 3 दिनों से गांव टापू बना है। यहां पर करमसेन, टोटी, लोहदंगैया गांव पानी में डूब गए हैं और बीते 3 दिनों से यहीं पर यही हालात है। रविवार को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू किया। 3 दिन से यहां पर 800 लोग फंसे थे। लगातार बारिश से पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बंसल न्यूज टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हालचाल जाना।
तो देखिए इस वक्त हम जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है करमपुरा गांव के पास खड़े हुए हैं। ये जो ज़मीन दिख रही है चारों ओर पानी पानी है, नदी का पानी भर गया है। यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंच रही है, लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके ले जा रही है, लेकिन पर्याप्त नहीं है संसाधन, क्योंकि एक ही एसडीआरएफ की टीम है और उसकी बोट में 6 से ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं। 800 की आबादी वाला ये गाँव धीरे धीरे डूब रहा है। लोग इंतज़ार में खड़े, जो आप देख रहे हैं कि कब रेस्क्यू टीम पहुँचेगी, उनको ले जाएगी यहाँ से, लेकिन टीम एक है इसलिए समय लग रहा है और 800 लोगों हैं, लग नहीं रहा कि सबको यहाँ से निकाल कर ले जाया जा सकेगा। जनपद सदस्य यहाँ के हमारे साथ हैं। एक ही गाड़ी चल रही है, एक ही बोट चल रही है, कितने लोग हैं, क्या स्थिति है? अब मतलब खतरा का भय तो बना ही है, क्योंकि एक ही है मतलब बोट जो है रेस्क्यू जो है, तो हमें लगता है कि 3-4 कम से कम और व्यवस्था करवाया जाए ताकि जल्दी से ग्रामीण लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि इतना में कुछ नहीं होगा भाई। जब कल से प्रयास कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा लापरवाही नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि ये सब चीज़ बहुत मतलब वो हो रहा है, जल्द से जल्द इनका व्यवस्था करवाएं और जल्द से जल्द निकालें, क्योंकि बाढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है गाँव में? अब खाने पीने की तो अपने घर से ही बनाए हैं सुबह से। मतलब घर डूबा है तो कैसे खाना बना रहे हो? तो जो पुराना वाला जो बस्ती उसमें है ना, 2-4 घर उसमें के सब मदद करते हैं भाईचारा के हिसाब से। तो देखिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, तहसीलदार भी यहाँ पर लगी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या स्थिति, कब तक लोगों को निकाल पाएंगे? आप गांव में देखा है आपने, पूरा घर डूबा हुआ है, कितना समय लगेगा? एक बोट से तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे 2-3 बोट आ जाते हैं ना तो 3 घंटे में हो जाएगा। रात तक अगर सबको नहीं निकाल पाते तो क्या इंतजाम है? रुकने का कुछ है यहाँ प्रशासन की तरफ? नहीं हो पाए ना तो फिर यहाँ पे जो ऊंचा वाला एक बस्ती है उधर ही अपन व्यवस्था बनाएंगे। बता रहे जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये जो यहाँ हम खड़े ये भी थोड़ी समय में डूब जाएगा। हाँ वही सर, निकल जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए निकल जाए ज़्यादा अच्छा है, वरना जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है, नदी का पानी है, लगातार बढ़ रहा है। बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी यहाँ मौजूद हैं। एक बोट काम कर रही है इस वक्त और ये जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जहाँ हम खड़े हैं थोड़ी देर में ये भी डूब जाएगा। ऐसे में 800 लोग को प्रशासन बिना 2-3 बोट की मदद के नहीं निकाल पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि और यहाँ पर टीम लगाई जाए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, ग्राउंड जीरो। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम और राजस्व आपदा मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पेंड्रा का दौरा किया। दरअसल दोनों पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों ने बीजेपी और जो कि कांग्रेस छोड़ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। यहाँ कांकेर में क्वारंटीन सेंटर में वहीं 580 रुपये किलो टमाटर खरीदे जाने पर मंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर कोई विभाग नहीं चलाता। यहीं वहां पर मरवाही को दिए सौगातों पर भी बातचीत हुई। कवर्धा के भोरमदेव अभयारण्य में दुर्लभ प्रजाति की तितलियों का बसेरा है। यहाँ तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी आकार की बड़ी तितली भी पाई जाती है। इस विशेषता की वजह से अब भोरमदेव अभयारण्य भी मशहूर होने लगा। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मिली दुर्लभ प्रजाति की तितली। भोरमदेव अभयारण्य में मिली स्पॉटेड एंगल तितली। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली ब्लू मॉर्मोन भी मौजूद। रंग बिरंगी तितलियां देखने में जितनी मनमोहक होती हैं उतनी ही ये प्रकृति के लिए भी जरूरी हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी इन तितलियों का ऐसा ही बसेरा है। भोरमदेव अभयारण्य में तो स्पॉटेड एंगल जैसी दुर्लभ तितली भी देखी गई है। ये बहुत ही खूबसूरत तितली है और इस तरह का जो इसके यूनिक फीचर्स हैं, इसमें आप देखेंगे कि इसके बैक में जो है एंगुलर जो है स्पॉट्स जो हैं, इसलिए इसका नाम स्पॉटेड एंगल्ड जो है इसका तितली का नाम है। तो ये इसकी खासियत है और इनको देखने के बाद हमारा जो सेंचुरी का एरिया है उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि तितली अनुकूलन के लिए हम जो है आगे प्रयास करेंगे। मैकल पर्वत श्रृंखला के बीच 352 किलोमीटर में भोरमदेव अभयारण्य फैला है। यहाँ एक समृद्ध जैव विविधता है, रंग बिरंगी तितलियों का घर है। करीब 90 से अधिक प्रजाति की तितलियों को यहाँ देखा जा सकता है, जिसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली ब्लू मॉर्मोन और दुर्लभ प्रजाति की तितली स्पॉटेड एंगल भी शामिल है। संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज, कवर्धा।
कोरबा में शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण पेश कर एक कलाकार ने पेंसिल की नोक पर गणेश की मूर्ति बनाई है। यहां तक कि स्लेट पर लिखने वाली चौक पर भी गणेश की आकृति उकेरी है। पेंसिल की नोक में गणेश, कला का अनोखा सूक्ष्म रूप। देखिए हरि सिंह की महीन कारीगरी। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई इतना महीन कलाकार भी हो सकता है जो एक पेंसिल की नोक में गणेश की प्रतिमा बना सकता है। लेकिन यही हकीकत है और ये कला का अनोखा सूक्ष्म रूप है जिसे बनाया है जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक हरि सिंह छत्री ने। कला हर चीज में है, आपके पास आस्था, विश्वास और धैर्य होना चाहिए। आप इसको एक कमाई का साधन भी बना सकते हैं और साथ अपने जो भक्ति है उस भक्ति को भी इसमें आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो धीरज, भक्ति, धैर्य और आपका आय का स्रोत, जहाँ पे भी कोई स्रोत नहीं है, फरवरी से वेतन नहीं है, ऐसे समय में भी यह मुझको एक ताकत देती है। पेंसिल की नोक में 5 से 10 mm की आकृति बनाना काफी धीरज का काम है। इस मुश्किल काम में दक्ष होने के लिए लंबे अभ्यास की जरूरत पड़ती है। हरि सिंह पेंसिल के अलावा ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भुरभुरी चौक पर भी इस हुनर को आजमा चुके हैं। वैसे सूक्ष्म और नन्ही प्रतिमाओं के जरिए हरि सिंह प्रकृति संरक्षण का संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि बड़ी बड़ी मूर्तियों के विसर्जन से नदी तालाबों को दूषित होने से बचाया जा सके। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा।